बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, कल हमने फ़ंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं उसको फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। फंक्शन का बेसिक स्टार्स जो हमने लिया था कल, वो दो सेट ए और बी से लिया था। सेट ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका किया था। इट मींस कि उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं। तो वो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ गए थे। ए में अगर एम एलिमेंट हों और बी में एन हों तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एम क्रॉस एन ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। अब ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स हैं उनका नाम हमने सबसेट नहीं रखा था, उसका नाम बाइनरी रिलेशन था। द सबसेट इन ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। वो जो बाइनरी रिलेशन थी उनमें से कुछ बाइनरी रिलेशन फंक्शन थी, कुछ फंक्शन नहीं होती। जो बाइनरी रिलेशन फंक्शन होती हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, और वो कंडीशंस क्या हैं कि बाइनरी रिलेशन का जो डोमेन है वो ए मीन फर्स्ट सेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बाइनरी रिलेशन की ये थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी डिस्टिंक्ट। वो ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं वो तमाम मुख्तलिफ होने चाहिए। तो ये जो बाइनरी रिलेशन ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है वो फंक्शन कहलाएगी। और जो ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगी। उसके बाद हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किया था कि बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम डोमेन कहते हैं और बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के सेट को हम रेंज कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद हमने अब जो हमारे बुक की डेफिनेशन थी उससे मैंने इसको कोऑर्डिनेट किया था कि बुक में डेफिनेशन जो फंक्शन की है कि फंक्शन इज़ अ रूल और करस्पॉन्डेंस दैट असाइन अ ईच एलिमेंट एक्स इन अ यूनिक एलिमेंट वाई इन अ सेट बी। तो इस डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ। द सेट एक्स इज़ कॉल्ड द डोमेन सेट एंड सेट वाई इज़ कॉल्ड रेंज सेट। उसके बाद फंक्शंस की हमने नोटेशंस पढ़ी थी और फंक्शन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो आज बेटा हम ये स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ द फंक्शन भी है हमारा टॉपिक, और एक टेस्ट है। अगर कोई ग्राफ फंक्शन का दिया हुआ हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है ये फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो वो सिंपली रिलेशन टू एक्स और वाई में कहलाएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशन तो हो सकती है, फंक्शन नहीं होगा। तो कुछ मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ और आपको टेक्निक बताता हूँ। ग्राफ दो लाइंस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस डोमेन्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वाई एलिमेंट रेंज एलिमेंट। तो इसमें ये मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ। ये हमें अगर चेक करना हो कि ये फंक्शन है, एक और मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा ग्राफ ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और एक और मैं तीसरा ग्राफ यहाँ ले लेता हूँ, ये एक्स डैश और वाई डैश। पहला मैंने ये ग्राफ ड्रा किया है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी फंक्शन है, इसको ग्राफ ड्रा करना हम बाद में सीखेंगे। जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। इसके बाद मैं एक और ग्राफ लेता हूँ, ये इस टाइप का ग्राफ ले लेता हूँ। एक मैं और सर्कल ले लेता हूँ, ये सर्कुलर टाइप ग्राफ ले लेता हूँ। तो ये चेक करना है कि अब इसमें जो एक्स एक्सिस के यहाँ से देखें, डोमेन इसका यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका यहाँ, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है और यहाँ से, और रेंज की वैल्यू जो है आपको पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू यहाँ भी है। जो भी
इसकी यहाँ वैल्यूज़ होंगी। इसी तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे अगर ख़त्म हो रहा है तो इसका डोमेन इन पॉइंट्स के दरमियान होगा, और रेंज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो यहाँ तक इसका रेंज आएगा। तो हमने जस्ट ये चेक करना है कि आइदर दिस ग्राफ इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो इसके लिए हमें एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है कि एक वर्टिकल लाइन लें, ये मैंने वर्टिकल लाइन ले ली है, इसके ऊपर भी एरो लगा लिया, नीचे भी, ताकि आपको समझ आए। तो ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पूरे डोमेन में, थ्रू आउट द डोमेन, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, जहाँ भी आप मूव करते जाएं। पहले ये लाइन यहाँ थी, फिर यहाँ ले आएँ, फिर इस पॉइंट पे ले आएँ, इस पॉइंट पे ले आएँ। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका डोमेन एलिमेंट है और ये करस्पॉन्डिंग रेंज एलिमेंट है। यहाँ पर ये डोमेन एलिमेंट है और करस्पॉन्डिंग रेंज एलिमेंट ये है। इसी तरीके से ये डोमेन एलिमेंट है और इसका करस्पॉन्डिंग रेंज एलिमेंट ये है, जो y की वैल्यू है। तो ये ग्राफ पूरे डोमेन में, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो कल हमने डेफिनेशन भी की थी, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a देयर इज़ अ यूनिक y बिलोंग्स टू b। और एरो डायग्राम से भी मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर दो सेट हैं a और b, 1 2 3 x और y दो एलिमेंट हैं या z तीन एलिमेंट हैं, अगर ये इस तरीके से मैपिंग हो रही हो तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये क्योंकि 1 जो है डोमेन का एलिमेंट y के दो एलिमेंट से मैप कर रहा है। तो यहाँ देखें कि डोमेन का एक ही पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इस डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ये फंक्शन है। अगर इस ग्राफ की तरफ हम आते हैं दूसरे की तरफ, तो मैं लाइन यहाँ से लेता हूँ, वर्टिकल लाइन यहाँ पर तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको फिर यहाँ मूव करता हूँ, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे जाते हैं तो ये 1 2 और 3 पॉइंट पर x की एक ही वैल्यू है, y की इसके करस्पॉन्डिंग एक के बजाय 3 वैल्यू आ रही हैं। तो अगर ग्राफ को अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। दिस टेस्ट इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्योंकि वो डोमेन के एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रेंज की एक से ज़्यादा, यहाँ 3 वैल्यू आ रही हैं, अगर 2 भी आ रही हों तो फिर भी ये फंक्शन नहीं होगा। तो आपकी बुक में भी देखें, इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं बुक आपके सामने रखता हूँ, ये देख लें। ये पहला जो ग्राफ है यहाँ से करीब से देख लें, ये फर्स्ट ग्राफ जो है इट इज़ अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये सेकंड जो ग्राफ है, ये वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर थ्रू आउट द डोमेन इंटरसेक्ट कर रही है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो तीसरा सर्कल पे देखें आप कि वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस सर्कल इज़ नॉट अ फंक्शन। और लास्ट फोर्थ जो ग्राफ है वो भी नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 3 पॉइंट पर वर्टिकल लाइन। तो ये आपने टेस्ट कर लिया है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। इसके बाद हम कल फंक्शन पढ़े थे, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये वर्टिकल लाइन टेस्ट तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। कहीं भी MCQs में अगर कोई ग्राफ ड्रा किया हुआ हो और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या ये ग्राफ जो है ये फंक्शन है या नहीं है, तो फ़ौरन आपके माइंड में वर्टिकल लाइन टेस्ट आना चाहिए। उसमें थ्रू आउट द डोमेन आप उस वर्टिकल लाइन को पास करें। अगर किसी एक पॉइंट पर भी वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, किसी एक पोजीशन पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ग्राफ आप कह दें कि फंक्शन नहीं है। इसी तरीके तो आज हम ये तो हमें क्लियर हो गया कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। आज हम टाइप्स ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन जो हैं वो आर फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफ़ाइन किया गया हो वो अलजेब्रिक फ़ंक्शन कहलाते हैं। और अलजेब्रिक फ़ंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके नाम भी आपको आने चाहिए, इनका यूज़ भी है। और MCQs में भी अक्सर, टेस्ट्स में भी अक्सर ये पूछे जाते हैं। एंटी टेस्ट में कोई फंक्शन लिख दिया जाता है, ये पॉलिनॉमियल है, लीनियर है, आइडेंटिटी है, कांस्टेंट फंक्शन है या किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा टाइप है इसकी, तो इसकी डेफिनेशन और इसकी
पहचान आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहला अलजेब्रिक फ़ंक्शन जो मोस्टली आप बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, आपने पॉलिनोमियल तो पढ़ा होगा। तो पॉलिनोमियल देखें, पी एक्स आपने लोअर क्लासेस में 9th 10th में ही पढ़ा होगा। ए रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। इसमें देखें कि ये हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो कल भी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कि जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर की, जो टर्म की हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ देखें इसकी हाईएस्ट पावर n है, बाकी जितनी भी पावर हैं x की वो उससे लेस हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है, लेकिन इसमें ये एक कंडीशन आ जाएगी साथ कि ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब ए एन अगर ज़ीरो हो जाए तो इस पॉलिनोमियल की ये टर्म रिमूव हो जाएगी, ये वाली टर्म, अगर ए एन ज़ीरो होगा तो दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, तो इसकी एक डिग्री कम हो जाएगी। तो ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए थ्री, ए टू, ए वन, ए ज़ीरो, दीज आर all real numbers and they are called the coefficient of polynomial। तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन जितने भी कोफिशेंट हैं इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशेंट है दैट मस्ट बी नॉन ज़ीरो, तब उसकी डिग्री हम कह सकते हैं कि डिग्री n है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जांपल हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वो भी देखें, उसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, वो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसी तरीके से अगर क्यूबिक हो तो डिफरेंट टाइप, तो एक मैं एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, या क्वेश्चन 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, तो इट इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन एक था, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद दूसरा फंक्शन हमने जो देखना है वो इसके बाद है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन भी बेसिकली पॉलिनोमियल है, इसको हम f(x) इज़ इक्वल टू ax प्लस बी, ये है। तो ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर कोई पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री हो तो उसको हम लीनियर फंक्शन कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और लीनियर फंक्शन। अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये लीनियर फंक्शन, इसमें ax प्लस बी है, कोई भी जिसमें पावर x की 1 हो उसको हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। तो इसकी डिग्री अगर पूछी जाए तो डिग्री इसकी 1 है। इसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आई, वैसे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होता है, फ्रॉम एक्स टू वाई होता है। कोई भी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स हो, या फ्रॉम ए टू ए हो, या फ्रॉम बी टू बी हो, दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड, डोमेन सेट भी एक्स हो और रेंज सेट भी एक्स हो तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसकी नोटेशन ये है आई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। इसमें जहाँ अगर डोमेन की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो रेंज की वैल्यू भी 1 आएगी, यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगी। जो एलिमेंट इट्ससेल्फ एक्स डोमेन के एलिमेंट इट्ससेल्फ डोमेन के एलिमेंट कोई मैप कर रहे हूँ, दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। द डोमेन, इस फंक्शन में इट्स डोमेन एंड रेंज ऑफ सेट एक्स इट्ससेल्फ, इसके डोमेन और रेंज दोनों सेट एक्स होते हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं तो डोमेन भी एक्स है और रेंज सेट भी एक्स ही कहलाता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन की टाइप्स हैं, जस्ट आपको नॉलेज, ये बहुत सारी टाइप्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं, लेकिन फिर इसको हम रिपीट कर लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या है इसके बारे में आप देख लें कि
अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए हो जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इज़ एनी कांस्टेंट, ए इज़ एनी रियल नंबर, तो देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इसमें अगर आपको मैं बताऊं कि x की वैल्यू आप 1 पुट करें तब भी आंसर ये आएगा। एग्जांपल में अगर लिखूं तो इसमें एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 हो सकता है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू -1 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट अगर हो। तो यहाँ x की वैल्यू जो है ये चेंज हो रही हैं, y की वैल्यू सेम है। अगर इसकी वेन डायग्राम अगर आप ड्रा करना चाहें a और b दो सेट लेकर, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप ले लें, 4 ले लेते हैं, तो 1 भी 4 को मैप करे, 2 भी 4 को मैप करे, 3 भी 4 को, तो रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट को मैप कर रहे हों कोई भी फंक्शन, तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, कहाँ आपको याद होना चाहिए किस चैप्टर में ये रैशनल फंक्शन आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, पार्शियल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो याद है कि पार्शियल फ्रैक्शन में आपने रैशनल फंक्शन पढ़ा था कि ऐसा फंक्शन जो कि पी एक्स बाय क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ हो, एफ एक्स इज़ इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ये आगे इसकी दो टाइप्स भी पढ़ी थी आपने, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इफ़ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो ये इम्प्रॉपर होगा, और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तो वो प्रॉपर होगा। ये आपने डिटेल से फर्स्ट ईयर में पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। तो यहाँ जस्ट आपको पता होना चाहिए कि दो फंक्शन, इसके एग्जांपल अगर आप कहें तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस 1, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन आ गया है। तो ये इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर करने के लिए आपको पता है डिवाइड करना चाहिए, और एक मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें देखें अगर डिग्री दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की इक्वल हो तो तब भी इम्प्रॉपर होगा। जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो जाए और डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉपर कहलाएगा। ये प्रॉपर है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और ये है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर की एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इम्प्रॉपर एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 4। ये देखें दोनों की डिग्री सेम है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, और प्रॉपर में एक ही कंडीशन है कि व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है रैशनल फंक्शन के बारे में। इसके बाद हमारा फंक्शन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में 6 चैप्टर पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, आप अच्छी तरीके से इससे फेमिलियर हैं, और डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, या एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स लिखें, या y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉज एक्स, टेन एक्स, ये 3 ये हैं, और 3 ही इनके रेसिप्रोकल, साइन का काज का सेकेंड, साइन का कोसेकेंड, और टेंजेंट का कोटेंजेंट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनकी डोमेन और रेंज, ये वहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया था, हमने डोमेन और रेंज फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, और कहाँ पे पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन हो। वहाँ एक पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13 और 14, वहाँ पे हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स रिलेशन तो हो सकता है, फंक्शन बनाने के लिए उसके डोमेन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि साइन के फंक्शन में, वैसे साइन का डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, अगर हम वैसे साइन का x बिलोंग्स टू रियल नंबर है साइन का डोमेन, लेकिन इसका हम इन्वर्स करेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा जब तक कि हम इस x को बाउंड नहीं करेंगे फ्रॉम 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू x इज़ लेस दैन पाई बाई 2।
तो इस इंटरवल में। इसी तरीके से काज फंक्शन के लिए भी एक इंटरवल था 0 to पाई, और टेन के लिए भी -π/2 to π/2, ये कुछ तब इनके इन्वर्स फंक्शन बनते हैं। ये मेरे ख्याल में आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, और नहीं है तो फर्स्ट ईयर की बुक को कंसल्ट करके इसको देख लें। तो ये 3 मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, इनके 3 के रेसिप्रोकल लेंगे, साइन का कोसिकेंट, काज का सीकेंट और टेंजेंट का कोटेंजेंट, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। इसी तरीके से इनके इन्वर्सिस y = sin इनवर्स x, y = sin इनवर्स x, y = cos इनवर्स x एंड y = टेंजेंट इनवर्स x, 3 ये, और इसी तरीके से सीकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x एंड कोटेंजेंट इनवर्स x, ये आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनकी डोमेन और रेंज। इसके बाद ये नया एक फंक्शन है जिसको हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। सॉरी, पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लेते हैं, बाद में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा फंक्शन in which the variable appears in its component, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर में, जैसे ये देखें आपने एक फंक्शन लिखा था f(x) = x³, इसमें देखें वेरिएबल की बेस में है और पावर में 3 है। अगर इस फंक्शन को हम ये ऐसे कर लें f(x) = 3⁻x, तो ये देखें बेस में इसका कांस्टेंट आ गया है, वेरिएबल पावर में आ गया है। तो मैं अभी फिर डेफिनेशन इसकी रिपीट करता हूँ, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज अ एक्सपोनेंट मीन पावर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जिसकी बेस कांस्टेंट हो और वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें जनरली हम a⁻x, a is any constant, f(x) = e⁻x, e is any constant whose values lies between 2 and 3। तो ये a की जगह यहाँ 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इस टाइप्स के जितने भी फंक्शन होंगे दे आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही हम डिराइव करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। देखें, अब आपके पास अगर डेफिनेशन हो x = a⁻y, इसमें देखें y जो वेरिएबल है ये पावर में है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें log of x to base a = y, ये आपका एक्सपोनेंशियल से आपने लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। ये log x to base a = y, this is exponential form of this logarithmic function and this is the logarithmic form of above exponential function। तो इसमें आप ये भी लोअर क्लास में पढ़ते रहे हैं कि अगर इसमें a बेस है, अगर ये 10 हो तो इसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अगर इस a की जगह e लगा दें तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और उसको ln से लिखते हैं, ln of x this is equal to y। तो इसका मतलब है log of x to base e अगर हो तो उसके लिए ln ये नोटेशन यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग इसको कहते हैं, और ये कॉमन लॉगरिथम अगर इसका बेस 10 हो तो। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आपके लिए नए हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसी तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन, ये आप sin साथ ये h है साइन हाइपरबोलिक x ये लिखा है। इसकी जो डेफिनेशन है 1/2 ऑफ e⁻x माइनस e⁻x, ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन x की डेफिनेशन है। इसको हम बाद में प्रूव भी कर लेंगे, फ़िलहाल इसको याद रखें कि दिस इज़ कॉल्ड द साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। पढ़ेंगे इसको, साइन हाइपरबोलिक x = e(x) माइनस e(x) डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली cos हाइपरबोलिक x दिस इक्वल टू 1/2 ऑफ e(x) प्लस e⁻x,
या इसको ई एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाय 2, ये दो बेसिक आप फंक्शन याद रखें, बाकी इन्हीं से डिराइव हो सकते हैं। इन्हीं से डिराइव कैसे हो सकते हैं? जब साइन और काज आपको पता है तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan हाइपरबॉलिक x। इनको दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाय ई एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो ये तीन बेसिक हाइपरबॉलिक, साइन हाइपरबॉलिक एक्स, कॉज हाइपरबॉलिक एक्स, tan हाइपरबॉलिक एक्स, इनको याद रखने का भी यही तरीका है। सिर्फ ये साइन और काज याद रखें, बाकी tan वाला, और फिर इनका रेसिप्रोकल कर लें। जैसे साइन हाइपरबॉलिक का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेकेंट हाइपरबॉलिक आ जाएगा, काज का सेकेंड हाइपरबॉलिक, और tan का कोटेंजेंट। जैसे मैं tan का कर देता हूँ कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक x, ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, ई एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। सेकेंड में ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, और कोसेकेंट में भी 2 ऊपर चला जाएगा, ई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास 6 हाइपरबॉलिक फंक्शन, और इनको याद रखने का भी मैंने आपको मेथड। इसी तरीके से 6 इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन भी बुक में है, वो भी आप देख लें। 6 इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन जैसे ये हैं, इसी तरीके से उनकी भी डेफिनेशंस हैं, बुक में लिखी हुई हैं, आप पढ़ लें। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइपरबॉलिक हैं, इन्वर्स के आगे यूजेज कम है, लेकिन फिर भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हाइपरबॉलिक फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, और फिर हम इसके बाद डिफ़ाइन करेंगे कि एक्सप्लिसिट के बाद हम डिफ़ाइन करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या। पहले एक्सप्लिसिट को समझ लेते हैं। इफ़ y मीन डिपेंडेंट वेरिएबल कैन ईजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 4। ये इस टाइप में जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ़्ट साइड पर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ हो, तो उस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, अब मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y प्लस 3। इसमें देखें कि ये x और y दोनों वैल्यूज़ दोनों साइड्स पर हैं, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं कहेंगे, दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो मैं आपको बता रहा था एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन अगर एक्सप्लिसिट की क्लियर हो, इफ़ एक्स एंड वाई आर सो मिक्सड अप that y cannot be expressed in term of x, then it is called implicit function। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो इसमें आप देखें कि ये y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिखा हुआ। एक और मैं ऐसा फंक्शन लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये है तो इम्प्लिसिट है, बट दिस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट। कैसे कि इसमें देखें y कामा ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू -3 एंड y इज़ इक्वल टू -3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म आ गई है इस इम्प्लिसिट फंक्शन की, और ये फंक्शन ऐसा है जिसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ विच एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट। तो आपने बताना होगा कि ये कौन सा फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और कौन सा फंक्शन नहीं किया जा सकता।
इसके बाद फंक्शन की टाइप में हम जा रहे हैं। तो टाइप में कुछ पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस देखते हैं कि क्या है। ये पैरामीटर का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा, पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो बेटा इसके बाद जो हमारा फंक्शन रह गया है वो है पैरामीट्रिक। आई थिंक कि ये लास्ट टाइप है हमारी बुक में। तो पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं इसकी पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि सम टाइम जो है हम फंक्शन आम नॉर्मली आप देख रहे हैं कि y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल थीटा या t में एक्सप्रेस कर दें, x इज़ इक्वल टू जी ऑफ t एंड y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ t, तो ये t जो होगा ये पैरामीटर कहलाएगा। थीटा भी कह सकते हैं, t भी, कोई भी थर्ड वेरिएबल नाम दे दें, तो दैट वेरिएबल इज़ called parameter. If we express both x and y in third variable, then that third variable is called the parameter, and equation involving third variable are called parametric equation. इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। देखें ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, ये x और y दो वेरिएबल्स में है, और अगर हम x को a cos थीटा लिखूँ और y को मैं a sin थीटा लिख दूँ, ये देखें थीटा जो है यहाँ भी और यहाँ भी जहाँ एरो लगे हुए हैं, दिस थीटा इज़ कॉल्ड पैरामीटर एंड दिस x इज़ इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज़ इक्वल टू a sin थीटा, दीज आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल।